नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। कभी पाकिस्तान यह दावा करता था कि कश्मीर उसका होगा, कभी पाकिस्तान यह दावा करता था कि वो भारत को पीछे छोड़ देगा, कभी पाकिस्तान यह दावा करता था कि वो भारतीय सेना को युद्ध भूमि में सबक सिखा देगा। पाकिस्तान के नेता भी इस तरह के दावे खूब करते थे, लेकिन आज वो पाकिस्तान जो कभी भारत की भूमि हथियाने के दावे करता था, सपने देखता था, आज वो पाकिस्तान अपने देश को, अपने मुल्क को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। जी हां, पाकिस्तान इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा है। पूरे पाकिस्तान के किसी भी शहर में आप चले जाइए, पाकिस्तान के तमाम शहरों में आग लगी है, लोग सड़कों पर हैं। पाकिस्तान में जगह जगह लोगों की गुस्साई भीड़ आगजनी कर रही है, हमले कर रही है। और आपको कल्पना है कि हमले कहां हो रहे हैं? पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय, जी हां, रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय पर हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी जो भारत ही नहीं पूरी दुनिया में आतंक का कारोबार करती है, आज वो आईएसआई उसके दफ्तर पर हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान के किसी भी शहर में, चाहे आप कराची में जाइए, रावलपिंडी में जाइए, पेशावर में जाइए या फिर लाहौर में जाइए, हर जगह आगजनी हो रही है, हर जगह हिंसक घटनाएं हो रही हैं। और पाकिस्तान इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा है। पाकिस्तान में यह तब हुआ जब पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को दरअसल गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार भी कैसे किया गया? दरअसल इमरान खान अपना जो बायोमेट्रिक देने के लिए हाई कोर्ट आए थे, और हाई कोर्ट में पाकिस्तानी रेंजर्स ने बाकायदा शीशे तोड़कर, दरवाजे तोड़कर इमरान खान को पकड़ा और उस पूर्व प्रधानमंत्री को, उस व्यक्ति को जिसने कभी पाकिस्तान को क्रिकेट का वर्ल्ड कप दिलाकर पाकिस्तान के लोगों को खुशी का एक मौका दिया था, उस इमरान खान को कॉलर से घसीटते हुए पाकिस्तानी सेना के लोग पकड़ कर ले गए। इमरान खान की पार्टी के लोग कह रहे हैं कि इमरान खान की पिटाई हुई है, और यह भी अब आशंका जताई जा रही है कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद उन्हें मार दिया जाएगा, उनकी हत्या कर दी जाएगी। शेख राशिद जो पाकिस्तान के पूर्व सूचना मंत्री हैं, वो कहते हैं कि इमरान खान को जेल के अंदर स्लो पॉइजनिंग देकर मार दिया जाएगा। इमरान खान खुद यह आशंका जता रहे हैं कि आईएसआई और पाकिस्तानी सेना उनकी हत्या करवा देगी। वैसे पाकिस्तान में ये जो खूनी सियासत है, इसका इतिहास जो है वो बहुत पुराना नहीं है, बल्कि इतना पुराना है कि जब से पाकिस्तान का गठन हुआ, यानी जब से पाकिस्तान भारत के दो टुकड़े करके पाकिस्तान बना, तब से ही पाकिस्तान की सियासत जो है वो खूनी इतिहास से भरी रही, खून के इतिहास से भरी रही है। और अगर आज इमरान खान के साथ क्या होगा हम नहीं जानते, लेकिन इमरान खान के साथ जो होगा वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान जल रहा है। पाकिस्तानी जो रेडियो है, जो ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर वहां का है, उसकी बिल्डिंग में लोगों ने आग लगा दी है। और पाकिस्तान इस वक्त ऐसे हालात से गुजर रहा है जिसकी कल्पना करना भी बड़ा मुश्किल है। अगले 24 से 48 घंटे, जी हां, अगले 24 से 48 घंटे पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा संवेदनशील हैं, बहुत खतरनाक हैं, चुनौतियों और चेतावनियों से भरे हैं। अगले 24 से 48 घंटे में क्या होगा कोई नहीं जानता, क्योंकि जब इमरान खान की गिरफ्तारी जिस तरह से की गई, उस वक्त वहां पर जो तमाम वकील थे, उनका यह आरोप है कि बाकायदा उनके ऊपर जो है, उनके ऊपर स्प्रे किया गया, और उनके ऊपर जो काली मिर्च होती है ना, जिसका स्प्रे होता है, उसका स्प्रे उन पर किया गया और उनको मारा पीटा गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। और इससे भी बड़ी बात जानते हैं क्या हुई है? जब मैंने कहा कि रावलपिंडी में पाकिस्तानी मुख्यालय पर हमला होता है, वहां पर पाकिस्तानी सेना के जवान नजर नहीं आते। लाहौर में सेना का मेमोरियल किसी भी सेना के लिए बहुत खास होता है, और किसी भी मुल्क के लिए बहुत खास होता है, क्योंकि सेना का मेमोरियल वो होता है जहां पर सेना के वीर जो शहीद होते हैं उनकी याद में बनाया जाता है।
लेकिन आज सेना का जो मेमोरियल था उस पर भी लोगों ने हमला कर दिया। कोर कमांडर के घर में हमला कर दिया गया। और कोर कमांडर का घर, लाहौर में कोर कमांडर का घर वो घर है जिसको जिन्ना हाउस कहते थे, यानी पाकिस्तान के संस्थापक जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा। और आज वो अपनी कब्र में जो हैं वो आज जो हैं वो करवटें बदल रहे होंगे, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा पाकिस्तान बनेगा जिस जिन्ना की पाकिस्तान ने कल्पना की थी वो शायद सोचा भी नहीं होगा। और उससे भी बड़ी बात जानते हैं क्या है? उससे भी बड़ी बात यह है कि कैंट से खबर आ रही है कि पाकिस्तानी सेना के जवान अपनी पोस्ट छोड़कर भाग गए हैं। इससे बड़ी बात क्या होगी कि पाकिस्तानी सेना के जवान अपनी पोस्ट छोड़कर भाग गए हैं। ये तमाम खबरें जो आ रही हैं ये बहुत ही खतरनाक किस्म की खबरें हैं। बड़ी बात यह भी है, भारत की चिंता यह भी है, क्योंकि पाकिस्तान जो है उसकी सीमाएं भारत से लगती हैं। इन सब घटनाओं का, पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसका भारत पर असर क्या होगा, और बड़ी बात यह है पाकिस्तान का अब क्या होगा। ये तमाम सवाल आज दो टूक में हैं, इन सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें दिखाता हूं और बताता हूं कि कैसे बारूद की ढेर पर बैठा है इस वक्त पाकिस्तान। देखिए ये रिपोर्ट। अब तक आपने किलो 2 किलो आटे के लिए पाकिस्तान में दंगे फसाद होते देखे, भूख के लिए बिलबिलाते पाकिस्तान को देखा, और अब देखिए जलते पाकिस्तान को। पूरा पाकिस्तान आज जल रहा है, और यह तब हुआ जब पाकिस्तानी रेंजर्स ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तानी रेंजर्स ने इमरान खान को हाई कोर्ट के चैम्बर्स के शीशे तोड़कर गिरफ्तार किया, और फिर इमरान खान को गर्दन से पकड़कर कॉलर से घसीटते हुए ले गए। इमरान खान की पार्टी पीटीआई का आरोप है कि गिरफ्तारी के दौरान इमरान खान की पिटाई भी की गई है। इमरान की गिरफ्तारी की खबर आते ही पूरे पाकिस्तान में पीटीआई के समर्थक सड़कों पर उतर आए और जगह जगह तोड़फोड़ और आगजनी करने लगे। यहां तक कि गुस्साए लोग रावलपिंडी में सेना मुख्यालय में घुस गए और सेना मुख्यालय में भी तोड़फोड़ की। इमरान खान को अल कादिर ट्रस्ट केस से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया गया है, जो 50 अरब रुपए से ज्यादा का घोटाला है। लेकिन गिरफ्तारी से पहले इमरान खान ने बयान जारी करके पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तानी सेना पर आरोप लगाया। एक ऑफिसर का नाम ले दिया, इंटेलिजेंस ऑफिसर का, जिसने 2 दफा मुझे कत्ल करने की कोशिश की। आईएसपीआर साहब, जरा मेरी गौर से बात सुनो। इज्जत सिर्फ एक इदारे की नहीं है, इज्जत कौम में हर शहरी की होनी चाहिए। इस वक्त कौम की सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह हूं। 50 साल से कौम मुझे जानती है, मुझे कोई झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। 1947 से लेकर अब तक पाकिस्तान में 23 प्रधानमंत्री बन चुके हैं, लेकिन कोई भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका और ज्यादातर मारे भी गए हैं। अब इमरान खान कह रहे हैं कि फौज और आईएसआई उन्हें मारने की साजिश रच रहे हैं। पर बड़ी बात यह है कि गुस्साई भीड़ के सामने आज पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई, जो दुनिया में आतंकवाद फैलाने के लिए जाने जाते हैं, वो आज लोगों के सामने बेबस दिख रहे हैं। कुल मिलाकर पाकिस्तान में आज गृह युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। मैं क्यों साजिश बोल रहा हूं कि इमरान खान कोर्ट के अंदर में घुस रहे होते हैं और उनको 2 केसेस पे हियरिंग इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने देना था, एक म्यूटिनी, एक अटेम्प्ट टू मर्डर। और रेंजर्स आते हैं जो पाकिस्तान आर्मी के चीफ को रिपोर्ट करता है, और आर्मर्ड पर्सनल कैरियर आता है, पूरा कोर्ट को घेर लेता है, और रेंजर्स उसको फिजिकली उठा के किडनैप करके चले जाते हैं। ये क्या है? ये प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र ऐसे चलेगा? जुडिशियल सिस्टम ऐसे चलता है? अरेस्ट का ऑर्डर कौन देगा? कोर्ट देगा। पीटीआई के लोग रोड पे आएंगे, स्ट्रीट पे आएंगे। यदि ये स्ट्रीट पे नहीं आएंगे, यदि जुडिशरी ने हिम्मत नहीं दिखाया, तो ये इमरान खान की हार है, और ये हार मृत्यु में भी परिणित हो सकती है। आप ये बताइए, जुल्फिकार अली भुट्टो को किसने मारा?
बेनजीर को किसने मारा, पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री को किसने मारा, कायदे आजम जिन्ना को किसने मारा, पाकिस्तान आर्मी ने। तो ये तो एक कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये आपने रिपोर्ट देखी और इसी पर चर्चा करेंगे। और दो टूक में आज मेरा कोई एक सवाल नहीं, क्योंकि पाकिस्तान को लेकर आज बहुत सारे सवाल हमारे सामने हैं और आज उन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ आज इस चर्चा में, इस डिबेट में 5 लोग जुड़ रहे हैं। आइए पांचों मेहमानों का एक एक करके परिचय करवा दूं। मेरे साथ आलोक बंसल जी जुड़ चुके हैं। आलोक बंसल जी डायरेक्टर हैं इंडिया फाउंडेशन के, रणनीतिक मामलों के जानकार हैं। मेरे साथ अशोक सज्जनहार जी जुड़े हैं, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं, भारत के कई देशों में जो हैं वो सर्व कर चुके हैं। मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी हैं, पूर्व डीजी हैं इन्फेंट्री के, रक्षा मामलों के जानकार हैं। मेरे साथ माजिद हैदरी जुड़े हुए हैं, कश्मीर से वरिष्ठ पत्रकार हैं। और मेरे साथ विक्रम उपाध्याय दिल्ली में जुड़े हैं स्टूडियो में, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पांचों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत। मैं शुरुआत लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी आपसे करना चाहता हूं। संजय कुलकर्णी जी, पाकिस्तान की सेना को यूं तो आप लोगों ने, भारतीय सेना ने कई बार उनकी पिटाई की है, ये तो कोई दो राय नहीं इसमें। पाकिस्तानी सेना भारतीय सेना के सामने तो आज तक कभी टिकी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के सेटअप में पाकिस्तान की सेना सर्वशक्तिमान मानी जाती है। ना वहां पर उसके सामने, ना वहां प्रधानमंत्रियों का जोर चलता है, ना राष्ट्रपतियों का जोर चलता है, ना किसी का जोर चलता है। लेकिन आज जो दृश्य आ रहे हैं, वहां की सेना अपना पोस्ट छोड़कर भाग गई। रावलपिंडी में जो है सेना मुख्यालय पर हमला होता है, लाहौर में सेना का मेमोरियल जो है उसके ऊपर हमला होता है, कोर कमांडर के घर में घुसकर लोगों ने कब्जा कर लिया है। यह क्या दिखाता है? पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान में जो सर्वशक्तिमान सेना थी, आज वो इतनी लाचार, कमजोर, बेबस क्यों दिखाई दे रही है? अशोक जी धन्यवाद। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की सेना ने अधिकतर वक्त पाकिस्तान को चलाया है, डायरेक्टली या रिमोट कंट्रोल के द्वारा। इसमें भी कोई शक नहीं कि इमरान खान जो है एक पॉपुलर लीडर हैं। पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में उनकी काफी आज पॉपुलैरिटी है। इसमें भी कोई शक नहीं कि ये जो रेंजर्स हैं, ये पाकिस्तान आर्मी के ही एक हिस्सा है। इनका पूरा जो ऑफिसर काडर है वो उनके पाकिस्तान आर्मी से ही डेपुटेशन पर आता है और वहां रहता है। तो ये पूरा एक ही है। ये जितना षड्यंत्र है, अरेस्ट किया है इनको, इमरान खान को, ये पाकिस्तान की सेना के हुक्म के द्वारा ही हुआ है। ये कोई ये नहीं हुआ। जिस प्रकार से रेंजर्स, हम नाम रेंजर्स बोल रहे हैं, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान आर्मी की ही चलती है उनके ऊपर। और चाहे वो लड़ाई में हो या लड़ाई के अलग हो, चाहे बॉर्डर्स के ऊपर हो, रेंजर्स होते हैं। तो रेंजर्स कहते हैं, लेकिन है वो पाकिस्तान आर्मी के कंट्रोल में। नहीं, अगर इस बात को जनरल साहब, इसमें तो मैं तो कह रहा, वही सवाल मेरा ये है कि वहां की सेना, वो सेना नहीं किया है। सेना वहां पर प्रधानमंत्रियों को बैठाती है, हटा देती है, जब चाहो कुर्सी देती है, जब चाहो कुर्सी खींच लेती है। मैं तो यह जानना चाह रहा हूं कि आज सेना जो है, जो सर्वशक्तिमान सेना थी, आज वो भगोड़ी सेना आप लोगों के सामने तो कई बार भागे हैं, वो युद्ध में पीठ दिखाकर कई बार भागे हैं। लेकिन आज पाकिस्तानी जनता के सामने पीठ दिखाकर भाग रही है पाकिस्तानी सेना। यह क्या हो रहा है पाकिस्तान में? अशोक जी, बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने। वाकई सोचने वाली बात है कि पाकिस्तान की जो सेना है, जिसमें 90% से ज्यादा पंजाबी हैं, और ये जो जितने भी कांड हो रहे हैं पंजाब प्रांत में हो रहे हैं या कराची में हो रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है, वो कहते हैं कि काफी हद तक उसने भी एक पाकिस्तान की फौज में फूट डाल रखी है। और वही फूट के कारण आप देख रहे हैं कि क्योंकि उनकी एक पॉपुलैरिटी है, चाहे कैसी भी हो, चाहे किसी को पसंद हो ना हो, एक कम से कम स्ट्रीट फाइटर के नाम पर देखा जाता है उनको। यही कारण है कि पाकिस्तान की फौज, जो कि पंजाबियों की फौज कहलाती है, उसमें और बाकी लोग बहुत कम हैं, और यही पंजाबी जो है वहां के। और आज जब पाकिस्तान में आर्थिक स्थिति जो है इतनी खराब है कि कोई भी उसको सुधार नहीं सकता है। अगर ऐसी हालत में आ गए तो जो आवाम है पाकिस्तान की, जिसके आधे बाशिंदे काफी कोई फौज में होंगे, पाकिस्तान की फौज तकरीबन 6 लाख की फौज है, रेंजर्स तकरीबन लाख के आसपास रेंजर्स हैं, यानी 7-1 लाख पाकिस्तान की खुद फौज के चीफ के नीचे काम करते हैं। आज जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, वो पहले पुराने DGISI थे, जिनको इमरान खान ने हटाया। इमरान खान को बाजवा ने प्रधानमंत्री बनाया, और उसी प्रधानमंत्री इमरान खान उस वक्त ने इनको 3 साल का एक्सटेंशन दिया। तब और आज के वक्त में जिस प्रकार से लगातार इमरान खान फौज के बरखिलाफ,
आय से बरकरार, जिस तरीके से बार बार कह रहे हैं कि वो DGISI जो था उसने इस तरीके से मेरे को गोली मारने की कोशिश की, ये जो माहौल आज पैदा हुआ है शायद पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति को मद्देनजर रखते हुए, पाकिस्तान की छवि को मद्देनजर रखते हुए, जिस प्रकार से IMF का लोन उनको नहीं मिल रहा है क्योंकि अंदरूनी हालात जो है बहुत खराब है, कोई भी देश आज उनके साथ खड़ा नहीं है जो कि गारंटी दे सकता है अगर उनको $1.5 बिलियन का लोन भी IMF दे, कोई भी नहीं। तो ऐसी हालात में अगर हम देख रहे हैं, हालात वाकई जैसे आपने कहा है बारूद के ढेर पर खड़ा है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की जो फौज है वो भी उस तरह की कार्रवाई नहीं कर पाएगी जो करना चाहती है, क्योंकि एक सिविल वॉर के तौर पर खड़े हैं और पाकिस्तान ऐसे मकाम पर आप पहुंचा है कि पाकिस्तान की फौज करे तो मरे, नहीं करे तो वो देख रहे हैं। कोर कमांडर, अगर कोर कमांडर मतलब कि तकरीबन भारत के बराबर एक आर्मी कमांडर, वो उसके घर को अगर जलाया जाता है कोर कमांडर के, तो आप समझ सकते हैं कि हालात जो हैं वाकई बहुत खराब है। और आप देखेंगे जैसे आप जलाया नहीं गया कोर कमांडर, घंटे के अंदर कोर कमांडर के घर पर कब्जा हो गया। जी अशोक जी 48 घंटे के अंदर ही आप देखेंगे मार्शल लॉ होगा, और एक दफा जब मार्शल लॉ डिक्लेयर हो जाता है पाकिस्तान की जो आवाम है उनको आदत है पाकिस्तान की फौज का सुनने का, उनको मालूम है कि सारे पॉलिटिशियन एक ही माले के मोती हैं, ये सब के सब एक जैसे हैं, चाहे कुछ भी करे, एक दफा फौज ने कमांड संभाल ली तो सारे पाकिस्तानी शांत हो जाएंगे। आप बड़ी बात आप कह रहे हैं 24 से 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग सकता है। आलोक बंसल जी, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि आपको भी लगता है कि मार्शल लॉ लग जाएगा? क्योंकि मार्शल लॉ लगाने का मतलब है कि सब कुछ सारी शक्ति सेना के हाथ में, लेकिन अभी तो सेना के हाथ में कोई शक्ति ही नहीं दिख रही है। देखिए, पहली चीज तो यह है कि इस वक्त सेना के अंदर यूनिटी नहीं है। देयर आर डिफरेंसेस विद इन द आर्मी। लोगों के अंदर जो है भिन्न मत है आर्मी की लीडरशिप के अंदर। आर्मी के अंदर कई ऐसे लोग हैं जो PTI और इमरान खान के समर्थन में है। आर्मी की जो लोअर कार्डर है उसमें PTI का काफी समर्थन है, और आर्मी जानती है कि इस बार अगर वो डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन के मूड में देखी जाएगी तो इस बार प्रोटेस्ट होंगी। इस बार अगर आर्मी ने टेक ओवर किया तो वो नॉन वायलेंट टेक ओवर नहीं होगा जैसा कि पहले होता रहा, मुशर्रफ के टाइम देखा आपने। अब अगर होगा तो आप स्ट्रीट में डेमोन्स्ट्रेशंस देखेंगे। जो आज आप देख रहे हैं ये उसका एक ट्रेलर है, क्योंकि इमरान खान सही हो गलत हो, इस वक्त पाकिस्तान के सबसे ज्यादा लोकप्रिय शासक हैं, और जो हालात पाकिस्तान से है उससे आवाम बहुत परेशान है। भले ही उसका योगदान, उसका जो एट्रीब्यूशन हो वो इमरान खान के ऊपर हो, पर आज लोगों को यह लगता है कि जो आज हुकूमत है वो उनके लिए बहुत मुसीबतों का पहाड़ लेकर आई है। महंगाई बढ़ी हुई है, और उनको इमरान खान का जो नैरेटिव है वो अधिकतर लोग मानते हैं कि ये जो आज सरकार है जिसको कि फौज ने बैठाया है ये विदेशी ताकतों के द्वारा स्पॉन्सर्ड है, इंपोर्टेड गवर्नमेंट है। और जब ये नैरेटिव चलता है तो एक जो आम जनमानस है वो इमरान खान के साथ है। वरना जिस तरीके की जो चीजें आप देख रहे हैं, आज GHQ में देख रहे हैं, कोर कमांडर के घर पे देख रहे हैं, ये पाकिस्तान के लिए बिल्कुल ही पहली बार हो रहा है। ऐसा कभी पाकिस्तान के अंदर इसकी स्वप्न भी नहीं देखा जा सकता था कि लोग आर्मी को ओपनली कन्फ्रंट करें इस तरीके से, और ये आज हो रहा है। क्योंकि जो भी हुआ है वो संवैधानिक नियमों, संवैधानिक कायदे कानूनों को ताक पर रखकर किया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने उसका सुओ मोटो नोटिस लिया है, उसका आगे क्या होगा पता नहीं, पर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर संवैधानिक ढांचा चरमरा गया है। एक तरफ न्यायपालिका है, एक तरफ राजनीतिक तंत्र है, एक तरफ फौज है, और उसके बीच में कोर्ट के अंदर से जिस तरीके से इमरान खान को एबडक्ट किया, ये किसी भी संवैधानिक सरकार के लिए या किसी भी संवैधानिक देश के लिए एक बहुत बड़ा धब्बा है। और ये ऐसे वक्त पे हो रहा है जब पाकिस्तान के अंदर और समस्याएं, आर्थिक समस्याओं की आपने बात की, IMF का जो लोन है वो अभी दिख नहीं रहा कहीं होने वाला है। 9th राउंड ओवर हो गया, 10th राउंड खत्म हो गया, 11th राउंड के जो रिव्यू होना था वो भी ओवरड्यू हो गया है, लेकिन लोन नहीं आ रहा। तो आज ही वर्ल्ड बैंक ने कहा कि हमारा पैसा जब ही आएगा जब IMF का लोन हो जाएगा सैंक्शन। इनको $2 बिलियन सऊदी अरेबिया से और $1 बिलियन जो है UAE से कंफर्म्ड हो चुका है, लेकिन उसके लिए भी IMF इनसे एग्रीमेंट मांग रहा है, रिटन प्रूफ, और उसके बाद ये $1 बिलियन का कमर्शियल लोन इनको रेज करना है, वो नहीं कर सकते। आतंकवाद बढ़ता चला जा रहा है। हमने देखा इस कदर कट्टरपंथी विचारधारा फैल रही है कि अभी कुछ दिनों पहले एक लोगों ने आलोक जी
आलोक जी, आपके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आई है, मैं कोशिश कर रहा हूं आपके पास दोबारा लौटता हूं, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है इस वक्त जिस तरह के अभूतपूर्व हालात है पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, अशोक सज्जनार जी, जाहिर सी बात है वो पाकिस्तान जो दुनिया को टेररिस्ट और टेरर जो है वो भेजता रहा, दुनिया भर में आतंक फैलाता रहा, वो पाकिस्तानी सेना, वो पाकिस्तान की खुफिया बदनाम आईएसआई एजेंसी जो दरअसल पूरी दुनिया को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करती रही, आज वो खुद ही अपने कह सकते हैं कि अपने जो उन्होंने दूसरों के लिए कब्र खोद रहे थे, आज उसमें खुद जाकर गिर गई है। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, मैं जो दो हमारे पहले पैनलिस्ट हैं मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं। ये कोई बिल्कुल भी सोच भी नहीं सकता था जो पाकिस्तान की जो सेना है उसका इतनी हालत होगी, ऐसा हश्र होगा। और अशोक जी, ये जो हुआ है ये बहुत ही जल्दी हुआ है, ऐसा नहीं है जो ये काफी सालों में लगा है। और इसका मैं जो कुछ भी हो, इमरान खान की जो भी नीतियां हो, जो भी पॉलिसीज हो, जो कुछ भी उसने कहा हो, जिस तरीके से कहा हो, जो उसको अमेरिका ने वहां से हटाया है, उसमें बिल्कुल भी कुछ भी तथ्य नहीं हो, उसमें कोई भी सब्सटेंस नहीं हो। परंतु एक मैं कहूंगा इमरान खान का जो योगदान रहा है, जो कंट्रीब्यूशन रहा है, वो ये रहा है जो उसने पाकिस्तान की फौज जो एक उतनी ऊंची सतह पर थी, मतलब पाकिस्तान की जो आर्मी और आईएसआई है वो अनटचेबल्स थे, उनको कोई आप छू नहीं सकते थे, क्योंकि उनका एक जो नैरेटिव था, जो भारत आपका सबसे बड़ा दुश्मन है और भारत की जो दुश्मनी है उससे बचाने के लिए केवल फौज पाकिस्तान के अवाम की सुरक्षा कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। इसीलिए आपने देखा है फौज के पास जितना भी बाहर से पैसा आता, उनका जो रहन सहन था, उनका जो आवाज था, उनके पास जितने सारे बिजनेस थे, चाहे ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसमें भी वो फौज के ही लोग उसमें सभी इन्वॉल्व थे। चीन को भी इन्हीं के ऊपर, फौज के ऊपर ही ज्यादा विश्वास था, क्योंकि वो समझते थे वहां पर लॉ एंड ऑर्डर केवल फौज ही कर सकती है। और ऐसी फौज को जो कि बिल्कुल टोटल उनको एलिजियंस था पूरे देश का, आज वो ऐसे मोड़ पर आकर उनको खड़ा कर दिया है। जैसे आपने बोला अभी इनके कोर कमांडर का लाहौर में, रावलपिंडी में ऐसे अटैक हो रहे हैं, टोटली बिल्कुल ही अविश्वसनीय है। परंतु अब ये जो हालात हैं इनका अब वैसे ही देखना पड़ेगा जो इसके आगे क्या किया जाए, क्योंकि इमरान खान की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। उसके पास जो सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, सबसे बड़ा वेपन अशोक जी जो इमरान खान के पास है, वो है पीपल्स पावर। जो गवर्नमेंट सोच रही थी, जो अगर एक बारी हमने इमरान खान को लेकर जेल में डाल दिया, बंद कर दिया, तो शायद शुरुआत में कोई प्रोटेस्ट होंगे उनके फेवर में, परंतु उसको हम बड़ी जल्दी कंट्रोल कर पाएंगे। अब यही चैलेंज होगा जो आज का दिन जो हुआ है, जिसमें हमने देखा, आपने ये तस्वीरें दिखाई हैं दैट स्मोक इज बिलोइंग फ्रॉम डिफरेंट बिल्डिंग्स वगैरह, और क्या आर्सन किया है, क्या उन्होंने आगजनी की वाकयात वहां पर हादसे हुए हैं। तो ये सब को देखते हुए अब आगे अगले 24-48 घंटे में क्या होता है, अगर वो कंट्रोल कर पाते हैं तब तो कुछ पॉसिबिलिटी है। देखिए, एक दूसरी बात हमको और समझनी पड़ेगी, जो अगर आर्मी ने अभी एक्ट नहीं किया तो उनकी जो भी पोजीशन है, जो क्लाउड है, जो रुतबा है, जो प्रोफाइल है, उसके ऊपर बहुत बड़ा डेंट लगेगा, उसके ऊपर बहुत बड़ा धक्का लगेगा। तो उनको अपनी जो अथॉरिटी है उसको किसी ना किसी तरीके से उनको लोगों के बीच में कायम करना ही पड़ेगा। और आप जो कह रहे हैं सर, अभी हम 24 से 48 घंटे की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है इस सब माहौल में अभी हम देख रहे हैं जब दिन के उजाले में जब लोग जो हैं आर्मी हेडक्वार्टर पर हमला करके कोर कमांडर के घर पे कब्जा कर सकते हैं, तो रात को क्या होगा, आज की रात पाकिस्तान में क्या होगा? क्या इमरान खान के समर्थक और कोई बड़ा जो है कांड करने में कामयाब रहते हैं, या फिर जो है सेना अपना कंट्रोल स्थापित कर पाएगी? वो सेना जिसके बारे में अभी खबरें आ रही है कि वहां के जो उनके सैनिक है वो चेकपोस्ट छोड़कर भाग गए, वो क्या कंट्रोल कर पाएगी? ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा और ये
पाकिस्तान के लिए आज की रात कह सकते हैं कत्ल की रात होगी। तो ये सारी चीजें जो पाकिस्तान में हो रही हैं यह अभूतपूर्व किस्म की है। हालांकि पाकिस्तान में तमाम तरह के संकट पहले भी आ चुके हैं, ये पहला मौका नहीं है। पाकिस्तान में इससे पहले भी बड़े सारे उठापटक हुए हैं, लेकिन इस तरह का जो उठापटक हो रहा है वो अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड है। लेकिन माजिद हैदरी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपको क्या लगता है पाकिस्तान आज इस हालात में जो पहुंचा है, क्या कारण है आज इस हालात में पाकिस्तान पहुंच गया? देखिए अशोक भाई, वो कहते हैं ना कि घर को आग लग गई घर के चिराग से। आज पाकिस्तान का बिल्कुल वही हाल है कि पाकिस्तान को आग लग गई पाकिस्तान के चिराग से, और पाकिस्तान का वो चिराग पाकिस्तान की सेना है। देखिए जो आज जो हुआ है इमरान खान साहब के साथ, वहां पे जो कानून के रखवाले हैं उनने कानून के घर में घुस के, मतलब हाई कोर्ट में घुस के कानून की धज्जियां उड़ाई, कानून को अपहरण किया। जज ऑर्डर करता रह गया, वो कानून को अपहरण करके ले गए, कानून की मार कुटाई हुई, कानून जलाया जा रहा है सड़क सड़क पे। तो ये पाकिस्तान का जो हाल है, आपने बहुत अच्छा शुरू में कहा कि जिस इमरान खान ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप दिलाया उसे आज घसीट के ले गए और गर्दन से पकड़ के ले गए, शीशे तोड़ के ले गए। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, उसी पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान की सेना के 95,000 सेना कर्मी जो हमारी सरकार के पास बंद थे, बंदी बनाए हुए थे, प्रिजनर ऑफ वॉर थे, बैग बोरो स्टील करके जुल्फिकार अली भुट्टो ने उस टाइम भारत से माफी मांगी, हाथ जोड़े, क्या किया, लेकिन अपनी सेना के वो 95,000 कर्मी बचाए और उन्हें आजाद कराया, उस टाइम छुड़वाया और अपने देश वापस किया। फिर उस जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के साथ पाकिस्तान ने क्या किया, उन्हें जज बदल के, कानून बदल के फांसी दी गई, और फांसी से पहले 25 दिन तक उन्हें पानी नहीं दिया गया। हिस्टोरिक फैक्ट है। उसी पाकिस्तान में उन्हीं जुल्फिकार अली भुट्टो मरहूम की बेटी बेनजीर भुट्टो को बम धमाके में उड़ा दिया गया। और जो जिस आदमी ने जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की हत्या की वो खुद बम धमाके में मारा गया, जियाउल हक। और लियाकत अली, जिसके नाम पे लियाकत अली पार्क है वहां पे, वो तो खुद वहां पे मारे गए ऐसे। तो वहां पे मारा मारी का जो चक्कर है, जो आज पाकिस्तान को, अवाम को लग रहा है कि शायद इमरान खान साहब को भी मारा जाए, तो बिल्कुल दुरुस्त है। किसी भी मौके पर, किसी भी लम्हे उन्हें मारा जा सकता है। और पाकिस्तान का जलना बिल्कुल सही है, क्योंकि जब वहां की सेना ने जनता के साथ बिल्कुल रिश्ता नहीं निभाया। देखिए हम लोग आज अगर है ना, सबसे पहले आज हर भारतीय को भारतीय होने पे ज्यादा गर्व होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश जो है सिर्फ एक विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र नहीं है। हमारे देश का हर देशवासी सेना का आदर करता है, सेना लोकतंत्र का आदर करती है, और लोकतंत्र जनता जनार्दन का आदर करती है। ऐसे दुनिया चलती है, ऐसे एक दुनिया का लोकतंत्र जो सबसे बड़ा बनता है, भारत वैसे बना है। लेकिन जब हम पड़ोसी के हाल देखें तो पड़ोसी के घर में प्रॉब्लम क्या है भाई, हमें सबसे पहले देखना होगा उनकी सेना को चलाता कौन है। सही बात, वो तो सबसे बड़ा सवाल है ना, कि शहबाज शरीफ साहब चलाते हैं या कोई डॉलर साहब चलाते हैं या कोई चाइना साहब चलाते हैं, वो तो पता नहीं है। तो ये मामला, जिस मुल्क की ऐसी हालत हो वहां पर ये हालात होने होते। इसीलिए मैंने कहा कि घर को आग लग गई घर के चिराग से। हाँ, हमें हमारा पड़ोसी जल रहा है, हमें वो चीज का भी दुख है, लेकिन साथ में हमें अपनी सुरक्षा का भी इस वक्त देखना है, और साथ में गर्व भी करना है कि भाई हम लोग अगर लोकतंत्र हैं तो हम सिर्फ नाम के लोकतंत्र नहीं, हम काम के लोकतंत्र हैं। और माशाल्लाह हमने 70 वर्ष 75 वर्ष से हम दिखा रहे हैं कि हम कैसा लोकतंत्र है। और उसकी मिसाल मैंने आपको सामने दे दी, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को कैसे मारा गया, जिसने 95,000 अपने सेना कर्मी को 25 दिन प्यासा रखा गया। बिल्कुल, आज इमरान खान साहब की जान को अगर खतरा है तो बिल्कुल है। पाकिस्तान का अवाम ये समझे कि उनकी जान को खतरा है, और पाकिस्तान के अवाम को सोचना होगा कि उन्हें आगे कैसे चलाना है अपने आप। बिल्कुल माजिद, लेकिन बात आपने जो बड़ी बात की वो यही है कि मालूम नहीं पाकिस्तान की सेना को चला कौन रहा है। ये तो सबसे बड़ा सवाल है, आज किसके इशारे पर पाकिस्तान की सेना चल रही है। वहां की आवाम और पाकिस्तानी सेना आज आमने सामने खड़ी, ये बहुत खतरनाक बात है। और भारत जो है ये उदाहरण है कि किस तरह से डेमोक्रेसी, सेना और जो है सरकार के बीच और साथ साथ संविधान के तहत जो कोर्ट्स है, किस तरह से एक बैलेंस बनाकर चला जा सकता है, उसका भारत एक उदाहरण है। लेकिन उसी भारत को तो पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेना तबाह करना चाहते थे, लेकिन आज उनके ये हाल हो रहे हैं। विक्रम उपाध्याय, क्या देखते हैं आप, अब भविष्य क्या है पाकिस्तान का? अशोक जी, केवल 1 साल का समय चक्र देखिए, इसको ठीक से समझने के लिए आपके दर्शकों के लिए बताता हूँ। पिछले अप्रैल में इमरान की सरकार गिरी, और ये पूरा पाकिस्तान जानता है कि इमरान को लाने वाली सेना थी। और जब तक 2.5 साल, पौने 3 साल सरकार चली, बाद में सब ने कहा कि पीछे से जनरल बाजवा ये सरकार चला रहे थे। पाकिस्तान फेल हुआ, इमरान खान फेल हुए, जनरल बाजवा ने पाला बदला और इमरान की सरकार चली गई।
जो इमरान खान रोज कहते थे कि सरकार और सेना एक सेम पेज पे है, वही इमरान खान अप्रैल से लेकर आज तक रोज बाजवा के खिलाफ जहर उगलते रोज। तो पाकिस्तान में तीन प्रमुख जो इस स्थिति के लिए जो जिम्मेदार जो संस्थाएं जिसको कह सकते हैं, एक पॉलिटिकल सिस्टम, एक वहाँ का जुडिशियल सिस्टम और एक है तीसरा जो है आपका उनका आर्मी। ये तीनों कहीं ना कहीं दोषी हैं, एक दोषी नहीं है। मैं उसका उदाहरण देकर बताता हूँ। मैं जब इमरान की सरकार गिरी तो उन्होंने कहा कि अमेरिका ने साजिश रचा और हमारा जो है इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आ गई। थोड़े दिन बाद अमेरिका से पाला बदल के बोलते हैं जनरल बाजवा ने हमारी सरकार गिरी, जनरल बाजवा के थ्रू जो है अमेरिका में जासूसी किया गया। वहाँ उनका पूरा इमरान का गेम था कि ये सरकार किसी तरह से बदनाम हो जाए, जल्दी चुनाव हो जाए और हम दोबारा सत्ता में आ जाए। उसी खेल में उन्होंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सरकारें गिरा दी। पाकिस्तान के संविधान के अनुसार 90 दिन में चुनाव होना है, उनका पूरा कैलकुलेशन था कि 90 दिन में चुनाव हो जाएगा और फिर हमारी सरकार आ जाएगी। सारे कैलकुलेशन फेल हुए। जो अभी जो पाकिस्तान के जो आर्मी प्रमुख है जनरल आसिफ मुनीर, उनका पाकिस्तान के इमरान खान के साथ पहले से ही एक बहुत ही ज़बरदस्त टकराव चल रहा है। तब जब वो लाहौर कोर कमांडर के चीफ थे, उस समय जो पाकिस्तान में पंजाब सरकार थी, वहाँ जो मुख्यमंत्री थे उनके तमाम भ्रष्टाचार को लेके और पाकिस्तान के जो इमरान खान की बीवी बुशरा को लेके उन्होंने उनको कुछ शिकायतें की। उस शिकायत सुनने के बजाय आसिफ मुनीर को हटा दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान जब तक थे वो चाहते थे किसी तरह से सेना का वो प्रमुख वो चुन के जाए, वो नहीं हुआ। उनके ना चाहते हुए आसिफ मुनीर उनके साथ अलग विचार रखते भी वो आर्मी चीफ हो गए। तो इमरान खान को किसी भी तरीके से आर्मी का सपोर्ट नहीं मिल रहा था। समहाउ इमरान खान के अच्छे लोग या जो भी उनके पुराने लोग थे वो अदलिया जो उसको हम लोग जुडिशरी कहते हैं, वहाँ उनको बहुत बढ़िया सपोर्ट मिला। इमरान खान पे 80 से ज़्यादा FIR हैं और सब पे कहीं ना कहीं उनको किसी में जो है उनको पेशी से इजाज़त मिल जाती कि पेशी ना करने की छूट मिल जाती थी, कहीं उनको जमानत मिल जाती थी। ये पाकिस्तान में जो अभी सरकार ये लगातार कोशिश करी थी किसी न किसी मामले में उनको फंसा के गिरफ्तार कर, लेकिन जुडिशरी से मदद लेकिन जुडिशरी से लगातार मदद मिल रही थी। और अशोक जी आज भी जुडिशरी ने बहुत इसके ऊपर कंडेम किया। सबसे ये बात ये हुई कि जुडिशरी ने एक कदम आगे जाके इमरान खान की मांग का समर्थन करते हुए सुओ मोटो एक 3 रुकनी बेंच बना के और अपने से उन्होंने चुनाव की डेट की घोषणा कर दी कि पंजाब में जो है 13 मई को चुनाव होना है, जबकि ये पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। इधर जो है PDM की सरकार ने पार्लियामेंट के थ्रू कानून बना दिया कि जो पाकिस्तान के जो अदलिया है वो सुओ मोटो केस में किसी तरह से वो अपने आप मनमानी ना कर सके। जब यहाँ सब विफल हो गया तो इमरान खान की ये आखिरी कोशिश थी कि सड़कों पे उतरा जाए और इसका ट्रेलर एक बार नहीं कई बार हो चुका है। अगर आपको याद हो तो पिछले महीने ही बनीगाला में पुलिस गिरफ्तार करने गई थी, तब जबरदस्त आक्रमण हुआ था पुलिस पे, बम फेंके गए थे, लोगों को मारा गया था। सरकार वहां कुछ नहीं की, गिरफ्तारी अगले उसी दिन सेम डे जो है लाहौर हाईकोर्ट ने उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। तो ये पाकिस्तान में चुनाव को लेके 1-2 धड़े में बटे हुए पूरी पाकिस्तानी सिस्टम। इमरान खान चाहते हैं जल्दी से चुनाव हो जाए, सत्ता में आ जाए, क्योंकि उनको पॉपुलैरिटी है। पॉपुलैरिटी इसलिए नहीं है कि वो बहुत नहीं, लेकिन ये काबिल लीडर साबित हुए हैं। अब तो सब चीजें इमरान खान के हाथ से फिलहाल तो निकल गई है, लेकिन इमरान खान के समर्थक जो सड़कों पर उतरे, अब तो बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान का अब होगा क्या। अशोक जी तो मैं इसमें सिर्फ एक लाइन जोड़ता हूं। पाकिस्तान के सभी प्रमुख बड़े पत्रकारों का ये मानना है कि ये PDM खुद चाहती है कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लागू हो जाए। सोल्डर जो ठीकरा महंगाई का है, विफलता का है, ये सारा उनके ऊपर से हट जाए। अगर चुनाव अक्टूबर में होना है, जो ड्यू है चुनाव, अगर अक्टूबर तक कोई चुनाव की संभावना बनती है तो उनके ऊपर से जो जनता का गुस्सा है वो शांत हो जाए। तो ये बहुत लंबे समय से चल रहा है, एक माहौल बन गया है कि ये जो है मार्शल लॉ की स्थिति में पाकिस्तान चली जाए। तो सवाल है कि मार्शल लॉ की स्थिति में पाकिस्तान फिर जा रहा है, लेकिन क्या मार्शल लॉ अगर लागू होता है उसके बाद जो है पाकिस्तान में क्या शांति कायम हो पाएगी? बड़ी बात यह है। और इमरान खान के बीच और सेना के बीच जो टसल चल रही है वो क्या है? और दूसरी बात, इमरान खान जो कहते हैं वो कहते हैं कि मैं पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी ISI है वो कहते हैं कि मैं इसको बेनकाब कर दूंगा, इसके सारे राजफाश कर दूंगा। आखिर वो कौन से राजफाश है जो इमरान खान जिसका राजफाश करना चाहते हैं? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर भारत के बिल्कुल बगल में इस तरह का
सब कुछ हो रहा है, तो इसका भारत पर क्या और दक्षिण एशिया पर और पूरे विश्व की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, इन सब सवालों पर आऊंगा। लेकिन मुझे यहां ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद ये चर्चा रहेगी, जारी रहेगी, क्योंकि बारूद के ढेर पर पाकिस्तान है और ये कोई छोटी खबर नहीं है, ये बड़ी खबर है और पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो अभूतपूर्व है। ये चर्चा जारी रहेगी इस ब्रेक के बाद। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय मर्चेंट नेवी और मरीन इंजीनियरिंग में उज्जवल करियर बनाने का एक सुनहरा मौका। 6 स्थानों पर आधुनिक परिसर, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सिर्फ एक करियर नहीं, ये अवसरों का सागर है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय भारत सरकार के अधीन वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश आमंत्रित हैं। फसल का कण कण पोषण पाए, नैनो यूरिया की रिमझिम फुहारें जब उर्वरता बरसाएं। आविष्कारी नैनो तकनीक से भारत में बना दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड। नैनो यूरिया की आधा लीटर बोतल किसान की 1 बोरी यूरिया की जरूरत को पूरा करेगी। कितना खर्चा कम हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का, बाकी सब चीजों का। छोटे किसानों के लिए ये कितना बड़ा संबल है। नैनो यूरिया लिक्विड को देश भर के किसानों ने दानेदार यूरिया से हर तरह से बेहतर पाया है। यह फसल को देता है बेहतर पोषण और मिट्टी पानी का घटाता है प्रदूषण। नैनो यूरिया लिक्विड आपके नजदीकी प्रधानमंत्री कृषि समृद्धि केंद्रों, सहकारी समितियों एवं खाद्य विक्रेताओं के पास उपलब्ध है। सर, आप किस एज में रिटायर हुए थे? 39। सोच रहा था काश मेरी भी रिटायर्ड लाइफ आप जैसी हो। उसके लिए मैदान में उतरना पड़ेगा। उतरूंगा ना सर। अरे भाई यहाँ नहीं, म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। म्यूचुअल फंड्स? हर महीने इन्वेस्ट करो, फ्यूचर की तैयारी करो। करोड़ों लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और देश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सही है सर। तो आ जाओ मैदान में। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Indian Maritime University brings you the most prestigious and adventurous career in merchant navy and marine engineering with world-class infrastructure and sprawling campus at 6 locations. It's not just a career, but an ocean of opportunities. Indian Maritime University, a central university recognized by Government of India. Admissions open for 2023 to 24. दोस्तों को आप देख रहे हैं बारूद के ढेर पर पाकिस्तान। आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो अभूतपूर्व है। पाकिस्तान में खूनी जो राजनीति है, रक्त रंजित राजनीति है, उसका एक लंबा इतिहास रहा है। पाकिस्तान में सेना जो है वो तख्ता पलट करती रही है, इसका लंबा इतिहास रहा है। पाकिस्तान में कोई प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है, उसकी कुर्सी सेना उलट देती है, इसका भी लंबा इतिहास है, इसके कई उदाहरण है। लेकिन आज जो कुछ दिख रहा है पाकिस्तान में, उसका कोई उदाहरण जो है अब तक हाल फिलहाल में नहीं दिखाई देता, क्योंकि पाकिस्तानी सेना जो पाकिस्तान के सेटअप में सबसे ज्यादा ताकतवर शक्तिशाली मानी जाती है, आज उसी को गुस्साई भीड़ जो है चुनौती दे रही है। पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ, कोर कमांडर के घर पर लोगों की भीड़ हमला करती है, कब्जा कर लेती है, और इस तरह के दृश्य जो है सब जगह से आ रहे हैं। बड़ी खबर यह भी है कि पाकिस्तान में जो है सेना को कई जगह भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कई जगह गोली भी चलानी पड़ी है, जिसमें कुछ लोगों के घायल होने और 1 से 2 लोगों की मौत की भी खबरें आ रही हैं। लेकिन बड़ी बात यह है, क्या इसके बावजूद भी सेना नियंत्रित कर पाई है अब तक? ये तमाम सवाल जो उठ रहे हैं, इन्हीं पर चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ 5 मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ आलोक बंसल जी जुड़े हुए हैं, डायरेक्टर इंडिया फाउंडेशन के। मेरे साथ अशोक सज्जनहार जी पूर्व राजनयिक हैं, वरिष्ठ पूर्व राजनयिक। माजिद हैदरी हैं, पत्रकार हैं, कश्मीर से जुड़े हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, पूर्व डीजी इन्फेंट्री, हमारे साथ जुड़े हैं, रक्षा मामलों के एक्सपर्ट हैं। विक्रम उपाध्याय मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। संजय कुलकर्णी जी, जनरल साहब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या अब जैसा कि बात हो रही है कि सेना वहां पर जो है मार्शल लॉ लगा सकती है सब चीजों को अपने कंट्रोल में लेने के लिए, क्या इसके बाद आपको लगता है कि पाकिस्तान में स्थिरता कुछ आ सकती है, या कम से कम जो अभी जो आग लगी हुई है उसको जो है रोका जा सकता है, दबाया जा सकता है? अशोक जी हमेशा कहते आए हैं कि पाकिस्तान जो है 3 A से चलता था, अल्लाह, आर्मी, अमेरिका। चलो अमेरिका अब थोड़ा बहुत कम हो गया, उसकी जगह चीन ने ले ली, लेकिन अल्लाह और आर्मी तो है, और आर्मी के भरोसे ही देश चल रहा है। क्योंकि नैरेटिव, जैसे सभी पैनलिस्ट जानते हैं, नैरेटिव है हेट इंडिया, क्योंकि पाकिस्तान जो आइडेंटिटी है पाकिस्तान आर्मी की वो है ही मौजूद, क्योंकि हेट इंडिया के कारण।
आज की तारीख में जिस प्रकार से अगर आप देखें जितने भी प्रदर्शन हुए, आपने अभी तक किसी फौजी गाड़ी को या फौज को या कोई ऐसे आदमियों को नहीं देखा है, सिर्फ आवाम दिख रही है जिसका गुस्सा उतार रहे हैं। तो पाकिस्तानी भी जो आवाम है वो भी चाहेगी कि किसी ना किसी तरीके से देश में शांति आए, और वो शांति सिर्फ फौज ही ला सकती है और कोई, यानी कि फौज ये भी कहने को कहेगी कि हमने मार्शल लॉ नहीं लगाया, आप लोग चाहते थे कि देश में शांति आए तो हम लोगों ने शांति लाने के लिए प्रयास किया और ये किया। नहीं, जनरल साहब एक मिनट आप रोक रहा हूं। मैंने एक वीडियो देखा जो कोर कमांडर के घर का वीडियो था, और पब्लिक वहां पर सेना की वर्दी में कोई मौजूद दिख रहा है, और उसको जो है भीड़ कह रही है कि हमने पहले ही कहा था कि इमरान खान को हाथ मत लगाना, इमरान खान को टच मत करना। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि क्या ये अगर मार्शल लॉ लगा भी देती है, जैसा कि हम सभी कह रहे हैं कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी जो है, भले ही उनके ऊपर अरबों रुपए का घोटाले का आरोप लगाओ, लेकिन इस वक्त वो वहां के सबसे पॉपुलर नेता नजर आ रहे हैं, तो क्या उनको गिरफ्तारी में रखकर सेना कंट्रोल कर सकती है? क्योंकि अगर मार्शल लॉ लगाती है लेकिन इमरान खान जेल में रहते हैं, इमरान खान और सेना के भी जिस तरह के संबंध है उसमें आशंका यह है कि उनकी हत्या हो सकती है। क्या ऐसे में कंट्रोल कर सकती है सेना सिर्फ मार्शल लॉ लगाकर? बिल्कुल, मुझे लगता है पाकिस्तान की सेना पाकिस्तानियों को कंट्रोल करने में पूरी माहिर है, क्योंकि 1947 से लेकर के आज तक वो वही काम करती आई है। पाकिस्तान की सेना पंजाबियों की सेना है, उनको वहां मालूम है, और ये जितना नैरेटिव है पाकिस्तान की सेना ने सोच समझ करके कदम उठाया है। रेंजर उन्हीं का हिस्सा है, उन्हीं के द्वारा उन्हें मालूम था क्या होगा, उन्हें यह भी मालूम है कि पिछले 1 साल से किस तरीके से इमरान खान जो है वो क्या बोल रहे हैं। सेना की छवि को, अगर सेना ने अपनी छवि का थोड़ा भी उनको ये होगा, वो पक्का मार्शल लॉ ला करके देश के ऊपर कंट्रोल करेंगे, देश के ऊपर। माजिद आपकी बात से सहमत नहीं दिख रहे, मुझे ऐसा लगता है। माजिद, आपको लगता है कि मार्शल लॉ लगा के क्या कंट्रोल कर सकती है सेना? देखिए अशोक भाई, पाकिस्तान की जनता सड़कों पे उनका जेन्युइन ग्रीवेंस है, लेकिन जनता की चलती नहीं। और मैं बता दूं, जनरल साहब भी ज्यादा मेरे से जानते हैं, वहां आर्मी की भी नहीं चलती, वहां कोई और ही बाहर का हाथ होता है जो पाकिस्तान को चलाता है या वहां की सेना को चलाता है। जैसा खुद इन्होंने कहा अभी के वो इस वक्त हाथ किसका है, वो अमेरिका का है, चाइना का है, वो भी हमें भी नहीं पता। हाँ, एक जो बात जो हमारे लिए बड़ा कंसर्न है कि आने वाले दिनों में अगर मार्शल लॉ लगा या वहां किसी तरीके से सिचुएशन को कंट्रोल में लाने की कोशिश की गई, तो किसी तरीके की ऐसी साजिश हो सकती है कि वो अटेंशन फोकस अपना डाइवर्ट कराना चाहे पाकिस्तान की जनता का भारत की तरफ। कोई ऐसी हरकत कर दें, कोई ऐसा कॉन्स्पिरेसी कर दें जिससे हमारी सुरक्षा को, सीमाओं को खतरा हो। कोई वैसी कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। इस पे तो ज्यादा, मेरे से ज्यादा इस पे एक्सपीरियंस लोग इस मंच पे बैठे हैं, वो इस पे ज्यादा रोशनी डाल सकते हैं। हाँ, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि सेना डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकती। सेना का रिमोट कंट्रोल इस वक्त किसके पास है, वो डिसाइड करेगा, और आगे की रणनीति क्या होगी। और हम क्योंकि इमीडिएट नेबर है, जहां वो अक्सर अपना अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी करते हैं, उसका एंगल क्या होगा, उस पे थोड़ा विचार। ओके, आलोक बंसल जी, ये तमाम चुनौतियां तो है ही इस वक्त, और भारत शायद कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान जो है दरअसल इस तरह से पूरी तरह से डिस्टेबलाइज हो जाए। लेकिन बड़ी बात यह है कि भारत में पिछली जो भारत में जो वर्तमान सरकार है, वर्तमान सरकार की स्ट्रैटेजी हमेशा ये रही कि आतंकवाद को लेकर के पाकिस्तान की घेराबंदी की जाए, और जो घेराबंदी की गई वो ऐसी घेराबंदी हुई जिसके कारण पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है, पाकिस्तान जो है हर तरफ से घिरा। तो वो कम से कम कह सकते हैं कि भारत सरकार ने जिस तरह से कदम उठाए, कूटनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से पाकिस्तान अलग थलग पड़ा। क्या ये भी एक कारण है जो ये डिस्टेबलाइजेशन आपको वहां दिख रहा है? देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जो आर्थिक स्थिति पाकिस्तान की है उसके लिए पाकिस्तान काफी हद तक जिम्मेदार है, और उसके खिलाफ जो हमने कदम उठाए उनका भी असर है। अगर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में कोई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है तो वो सिर्फ एक ही है, वो ये है कि भारत के साथ उसको व्यापार करना होगा और फ्री ट्रेड करना होगा। उसके अलावा पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में जो मूलभूत समस्याएं हैं वो रहेंगी। कभी कभी कोई बेल आउट मिल जाए तो निकल जाए। आज जितने भी अर्थशास्त्री हैं वो सब ये मानते हैं कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जो है निकट भविष्य में सुधर नहीं सकती, भले ही IMF का बेल आउट मिल जाए। तो ये तो कोई समस्या है ही है, इसकी तो कोई इससे इनकार नहीं कर सकता। हालांकि मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि आर्मी कंट्रोल कर सकती है पाकिस्तान को इस वक्त, पर बहुत मुश्किल होगा,
क्योंकि जिस तरीके का वक्तव्य इमरान खान ने दिया है, जिस तरीके की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी उन्होंने बनाई है और जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं, जनरल साहब ने कहा सिर्फ पंजाब में और कुछ ऐसा नहीं है, क्वेटा में फायरिंग हो रही है, क्वेटा में आर्मी ने फायरिंग की, लोग मारे गए, कराची में डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं इस वक्त, लाहौर में कोर कमांडर का घर कैप्चर कर लिया गया है। तो डेमोन्स्ट्रेशंस हैं, अगर आर्मी स्ट्रेंथ में आएगी तो काउंटर कर लेगी, प्रोवाइडेड आर्मी पूरी तरह से एकजुट हो। मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस वक्त आर्मी पूरी तरह से एकजुट है। आर्मी की लीडरशिप के अंदर डिसेंशंस हैं और अगर ये ओपनली आ गए तो पाकिस्तान हटाने के लिए बढ़ा सकते। ओके, चली आलोक जी, आपकी आवाज फिर दोबारा उसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है। भारत की इसमें क्या भूमिका बनती है अशोक सज्जनार जी? से तो यही हम कहेंगे, ये तो पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, हम हस्तक्षेप तो बिल्कुल नहीं करेंगे। हस्तक्षेप इसके अलावा तो अपने को, परंतु अपने को हमें पूरी तरीके से तैयारी करके रखनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए ये स्ट्रैटेजी हमेशा होती है जब भी किसी देश का कोई डोमेस्टिक इशू हो, डोमेस्टिक प्रॉब्लम हो, इंस्टेबिलिटी हो, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो, तो हमेशा वो ये कोशिश करते हैं जो अपनी जनता का, आवाम का ध्यान बटाने के लिए, ध्यान हटाने के लिए कोई ना कोई एक्सटर्नल थ्रेट को वो सामने लाया जाए। और पाकिस्तान ने ये किया है, जब भी कुछ वहां पर उसके दिक्कतें हुई है तो हमेशा भारत का जिसे कहा जाता है रेड हेरिंग, उसको कर दिया, जो हमको वहां से कुछ आक्रमण की आशंका है तो हमको पूरे देश को एक साथ मिलकर उसका सामना करना चाहिए और आप सबको आर्मी के पीछे आकर हमारी सहायता करनी चाहिए, हमको सपोर्ट करना चाहिए। तो इस प्रकार का वो जरूर कुछ ना कुछ वो कर सकते हैं। और अभी हमने देखा भी है अशोक जी, देखिए पुंछ में हुआ 20 दिन पहले, रजौरी में हुआ 5 तारीख को, 20 मई आने से पहले, मतलब अब पाकिस्तान में हालात ऐसे हो गए हैं पर जिसे कहा जाता है ना रस्सी जल जाए परंतु उसमें वो नहीं बल नहीं जाते। तो आतंकवाद का तो दामन वो छोड़ने को राजी नहीं है। आपने देख लिया है बिलावल जरदारी भुट्टो यहां पर आए और कैसे उन्होंने यहां पर जहर उगला है, जो हम आप आतंकवाद को वेपनाइज कर रहे हैं, हम तो आतंकवाद किए जाएंगे परंतु आपको उसके विरुद्ध बोलने की कोई वो नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। तो देखिए आतंकवाद का दामन वो छोड़ने को तैयार नहीं है, तो जो वो कर रहे हैं वो करते जाएंगे। परंतु भारत को बहुत ही इसमें, जो आपका प्रश्न था जो क्या करना चाहिए, भारत को अपने आप को बहुत ही सचेत रखना चाहिए। जो क्या वहां से कुछ भी हो सकता है, हमने देखा है चाहे रजौरी में हो, पुंछ में हो, जो उनके पास हथियार थे वो हथियार वही थे जो कि अमेरिका अफगानिस्तान में छोड़कर गया है और इसीलिए वहां से अफगानिस्तान से उनके पास ये सभी कुछ असला आ सकता है, सामान आ सकता है। भारत को अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से और भी ज्यादा नाकेबंदी करनी चाहिए और भी ज्यादा अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तैयारी करनी चाहिए। ओके, सुरक्षा की तैयारी करनी चाहिए, लेकिन साथ साथ फिर मैं कह रहा हूं आप ये बड़ी बात यह है कि ऐसे में जबकि पाकिस्तान की सेना और आईएसआई जो है वो थोड़ा घिरे हुए दिख रहे हैं और पाकिस्तानी सेना वर्सेस इमरान खान चल रहा है, क्या पाकिस्तान आतंक की अपनी नीति जारी रखेगा या फिर आतंक से हटकर अपने देश में, अपने मुल्क को कुछ ठीक करने की कोशिश करेगा? मैं विक्रम आऊंगा आपके पास सवाल लेके, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय मर्चेंट नेवी और मरीन इंजीनियरिंग में उज्जवल करियर बनाने का एक सुनहरा मौका। 6 स्थानों पर आधुनिक परिसर, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सिर्फ एक करियर नहीं, ये अवसरों का सागर है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय भारत सरकार के अधीन वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश आमंत्रित हैं। फसल का कण कण पोषण पाए, नैनो यूरिया की रिमझिम फुहारें जब उर्वरता बरसाएं। आविष्कारी नैनो तकनीक से भारत में बना दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड। नैनो यूरिया की आधा लीटर बोतल किसान की 1 बोरी यूरिया की जरूरत को पूरा करेगी। कितना खर्चा कम हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का, बाकी सब चीजों का। छोटे किसानों के लिए ये कितना बड़ा संबल है।
नैनो यूरिया लिक्विड को देश भर के किसानों ने दानेदार यूरिया से हर तरह से बेहतर पाया है। यह फसल को देता है बेहतर पोषण और मिट्टी पानी का घटाता है प्रदूषण। नैनो यूरिया लिक्विड आपके नजदीकी प्रधानमंत्री कृषि समृद्धि केंद्रों, सहकारी समितियों एवं खाद्य विक्रेताओं के पास उपलब्ध है। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है। उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Indian Maritime University brings you the most prestigious and adventurous career in merchant navy and marine engineering with world-class infrastructure and sprawling campus at 6 locations. It's not just a career, but an ocean of opportunities. Indian Maritime University, a central university recognized by Government of India. Admissions open for 2023 to 24. दो टुक आप देख रहे हैं बारूद के ढेर पर पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात है उसको लेकर चर्चा कर रहे हैं। आज की रात पाकिस्तान में क्या होगा कोई नहीं जानता, अगले 24 से 48 घंटे में क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन जो है तमाम खतरे चुनौतियां बनी हुई हैं। इन सब पर बात कर रहे हैं। 5 मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। विक्रम उपाध्याय जी। विक्रम जी, सवाल ये कि पाकिस्तान का चाहे वो प्रधानमंत्री हो, वहाँ के राष्ट्रपति हो, वहाँ की सेना हो, ISI हो, भारत का डर दिखाकर, भारत के खिलाफ भड़काकर वो अपनी रोटियां सेकते रहे, अपनी कुर्सी बचाते रहे। आज तो पाकिस्तान में लोगों को लग रहा है कि भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर जो ताकतें हैं, वहाँ के लोग अगर सेना के खिलाफ सड़कों पर उतरे तो उनको लग रहा है कि भारत से बड़ी जो उनको खतरा है वो पाकिस्तान की सेना से है। ऐसे में क्या पाकिस्तान की सेना अपनी स्ट्रैटेजी कुछ बदल सकती है, या इमरान खान जो कह रहे हैं कि ISI और पाकिस्तान को एक्सपोज कर देंगे, वो सब क्या होगा? अशोक जी, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर थोड़ा सा अगर ध्यान दिया जाए तो उनके जो है फाइनेंस के 2 बड़े मॉड्यूल थे। एक तो था कि वो जो अफ़गानिस्तान या बाकी जगहों में जो अमेरिकी सेना आई थी उसके मदद के नाम पे उन्होंने 10 साल अमेरिकी फंड प्राप्त किए। दूसरा क्या था, भारत के खिलाफ एक जिहाद, बड़ा जिहाद छोड़ के उन्होंने एक जो जिसको बोलते हैं इसमें जो पैसे जो देते हैं लोग, जो अलग अलग जो है ज़कात के नाम पे पैसे इकट्ठे करते थे। पाकिस्तान में यहाँ तक स्थिति हो गई थी एक बार कि लोग बकरीद में खाल बेच के जो आतंकवादी संगठनों को पैसे देते थे। प्रधानमंत्री मोदी के बाद उनके पाकिस्तान के प्रति जो उनकी कूटनीति राजनीति रही है, उसके बाद पाकिस्तान पे दोनों स्थितियों में भारी सदमा लगा है। उसका सबसे बड़ा रीजन बता रहा हूँ मैं, भारत के प्रयास के कारण FATA में पाकिस्तान 6 साल ग्रे लिस्ट में रहा है। बहुत मुश्किल से भारत ने उसको एक कंपेल किया कि वो FATA के 36 जो है कंडीशंस थे उसको पूरी करे, जिसमें एक ये भी कंडीशंस था कि जो भी टेरर फाइनेंस के जो मॉड्यूल हैं वो बंद करेगा, और काफ़ी हद तक उन्होंने उसमें पार्लियामेंट के थ्रू कानून बना के वो बंद किए। ये भारत का पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के लिए गिफ्ट की तरह था। दूसरा था, अमेरिका जब चला गया तो ये भी उनके पास फाइनेंस की जो स्थिति थी वो ख़त्म हो गई है। आप देखेंगे पिछले 1-1.5 साल में ये स्थिति बन के आई है कि पाकिस्तान की आर्मी को ये समझ में आ गया कि भारत के प्रति जो उनका एक जिहाद का जो एक पहले से रणनीति चल रही थी उसको बदलनी पड़ेगी। लोग जो है बाजवा कहते हैं कि कश्मीर को बेचने वाला ये जनरल था। क्यों? क्योंकि बाजवा ने ये कोशिश की थी कि भारत के साथ व्यापार का जो है एक रास्ता खुले, और एक बार इमरान खान के कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पास भी कर दिया था कि भारत के साथ जो है व्यापार जो है संबंध स्थापित किए जाए। लेकिन जो पाकिस्तान की जो समाज की जो गठन है ना, समाज का जो एक ढांचा है ना, उस ढांचे में ये सब कुछ बहुत जल्दी संभव नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ जो तहरीके लब्बैक जैसे संगठन है, बहुत सारे ऐसे उग्रवादी संगठन जिनको पॉलिटिकल पार्टी का भी दर्जा वहाँ मिला हुआ है, वो अपनी गतिविधियाँ चला रहे हैं, और वो ना आर्मी के काबू में है, ना वहाँ के पुलिस के काबू में है, ना वहाँ के जो है पॉलिटिकल सिस्टम के काबू में है। तो इन सब पे जो है काबू प्राप्त करना ये पाकिस्तान की जिम्मेदारी, भारत की जिम्मेदारी नहीं है। भारत इसमें सिर्फ उनकी इतनी मदद कर सकता है कि अगर ये लोग सेना को सीमा पर भेजते हैं तो उनको ठीक ठीक जवाब देके उनको फिर से दोबारा इस रास्ते को छोड़ने के लिए बाध्य कर सकता है। भारत की भूमिका इतनी है, लेकिन जैसा बाकी लोगों ने कहा है, हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान विफल होगा
तो विफलता का कहीं ना कहीं ठीकरा फोड़ने की कोशिश करेगा। हमारे खिलाफ कोई ऐसा जो है जिसको बोलते हैं हम लोग कि पाकिस्तानी सेना बार बार कुछ न कुछ प्रयोग करती है, वो कुछ फिर से प्रयोग कर सकती है, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती पाकिस्तान को बचाने की है, क्योंकि पाकिस्तान खुद ही विघटन के कगार पे पहुंच गया है। चुनौती पाकिस्तान को बचाने की है, पर जनरल साहब भारत के लिए क्या चुनौती है? भारत को किस तरह से जो है जी भारत ने सतर्क रहना है। भारत, ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, भारत कभी भी दखल अंदाजी नहीं करेगा। हमने सतर्क रहना है और यकीन करना है कि ISI और पाकिस्तान की फौज जो है मिलकर के कहीं आतंकवाद जो है फैलाने की कोशिश करेगा, और पाकिस्तान हर हमेशा जो हेट इंडिया कैंपेन है उसको मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान के अंदर एक तरीके से यूनिटी पैदा करने की कोशिश करे। हमने यकीन करना है कि पाकिस्तान की तरफ से, LOC की तरफ से कहीं से भी कोई भी आतंक जो है वो भारत के अंदर नहीं आना चाहिए। सतर्कता ही हमने यकीन करना है। पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, पाकिस्तान क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, हमें उससे कोई लेना जाना नहीं। माजिद, बहुत संक्षेप में मैं जानना चाहूंगा कि आप भारत के जिस हिस्से में बैठे हो वहां पर बहुत सारे कश्मीरी ऐसे हैं जिनका पाकिस्तान में रहने वाले कई बाशिंदों से उनके कोई ना कोई रिलेशन, तो कश्मीर के लोग इस पूरे घटनाक्रम को कैसे ले रहे हैं? जी देखिए, कश्मीर का जो मामला है डिवाइडेड फैमिलीज और डिवाइडेड हार्ट्स का मामला है। मतलब कुछ इस पार है, कुछ फेंस के उस पार है, तो वो तो एक रिश्ते का मामला जो है, जो दिल के रिश्ते का मामला है, वो तो बनता है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी ये है कि पाकिस्तान खुद नहीं जानता कि पाकिस्तान में होने क्या वाला है, क्योंकि पाकिस्तान का कंट्रोल कहीं और वही लोग डिसाइड करेंगे कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में क्या होगा, क्या मार्शल लॉ लगेगा, कितनी आग लगेगी, कितने लोग मारे जाएंगे, क्या इमरान खान को जिंदा छोड़ा जाएगा, नहीं छोड़ा जाएगा। बहुत सारे मामला हैं जिनका फैसला आज पाकिस्तान खुद भी नहीं जानता, पाकिस्तान का अवाम भी नहीं जानता कि पाकिस्तान में क्या होने वाला है। ये हमारे पड़ोस में जो हो रहा है, ये एक बहुत ही चिंताजनक एक मामला है जिसपे हमें सतर्क रहने की जरूरत है। बस मैं तो यही कहूंगा। अशोक सज्जनार जी, आखिरी वर्ड्स आपके। आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान का भविष्य? जी देखिए, मैं आपका जो ये प्रश्न था, जो क्या वहां की सेना सुधर जाएगी, मेरे विचार से नहीं, क्योंकि ये मेरे विचार से वो देखेंगे उनके लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। पहले तो था जो उनके लिए लग्जूरियस लाइफस्टाइल को बनाने के लिए, अपने लिए पावर बटोरने के लिए, अपने लिए प्रेस्टीज बटोरने के लिए, अपने लिए कंपनीज के ऊपर अपना अधिकार और आधिपत्य जमाने के लिए उनको जरूरत था जो ये कहना जो भारत एक वो है दुश्मन देश है हमारा और केवल आर्मी वहां पर उसका देश का पाकिस्तान देश का वो सुरक्षा कर सकती है। अभी उनके लिए अशोक जी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन गया है, क्योंकि उनके विरुद्ध वहां के लोग भी उठकर सामने आ गए हैं, जैसे आपने इतना बताया आपने उसमें। तो इसीलिए वो तो बिल्कुल भारत के साथ अपने जो संबंध हैं उनको ठीक करने के लिए ये बिल्कुल भी मौका नहीं होगा। आलोक बंसल जी, सिर्फ 1 मिनट में आपसे जानना चाहूंगा, क्या देखते हैं पाकिस्तान का भविष्य? कुछ लोग मानते हैं पाकिस्तान बिखराव के रास्ते पर, विघटन के रास्ते पर है। देखिए, अगले कुछ 24 घंटों के अंदर इसका डायरेक्शन पता चल जाएगा। अगर पाकिस्तान आर्मी इसको कंट्रोल करने में सफल होती है या ये जो विद्रोह है ये और फैलता है, क्योंकि जो अभी तक जो स्टोरी आ रही है ये बिल्कुल अवामी लीग के पैटर्न पे है। जिस तरीके से शेख मुजीब ने अपना एक प्री रिकॉर्डेड मैसेज रिलीज किया था, वैसे इमरान खान ने प्री रिकॉर्डेड मैसेज रिलीज किया है, लोगों को स्ट्रीट्स पे आने के लिए बोला। माफी चाहता हूं आलोक जी, आपकी आवाज फिर आपके नेटवर्क में फिर प्रॉब्लम आ रही है। कुल मिलाकर मैं सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं आज की रात पाकिस्तान के लिए बहुत जो है एक जो है कत्ल की रात है। क्या होगा हम नहीं जानते, सेना क्या करेगी, वहाँ के लोग क्या करेंगे, क्योंकि वहाँ पर फिलहाल जो है हर जगह से जो खबरें आ रही हैं वो बहुत भयावह खबरें हैं। अगले 24 से 48 घंटे पाकिस्तान के लिए निर्णायक होंगे, लेकिन भारत को भी सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ की सेना ISI इस सबसे लोगों का ध्यान हटाने के लिए भारत में जो है जिस तरह से उनकी एक इतिहास रहा है, भारत में कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की कोशिश वो कर सकते हैं। तो फिलहाल हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आज दो टूक में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी मेहमानों का दो टूक में जुड़ने के लिए। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।